एटा जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठाने वाला मामला सामने आया, जहां 14 साल की एक नाबालिग से रेप मामले में जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। केवल 6 समोसे लेकर मामले की सही जांच नहीं की और गलत रिपोर्ट कोर्ट में दे दी। इस पूरे मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज नरेंद्र पाल राणा ने पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल पुलिस ने 30 दिसंबर 2024 को बिना पर्याप्त सबूतों के अभाव में अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। पीड़िता के पिता ने 27 जून 2025 को विरोध याचिका दाखिल कर बताया कि जांच अधिकारी ने मुख्य गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए और पीड़िता के बयान को भी नजरअंदाज किया। सबसे बड़ा आरोप ये कि जांच अधिकारी ने आरोपी की दुकान से 6 समोसे रिश्वत के रूप में लेकर मामले की जांच में लापरवाही बरती। हाँ, अभी एक जलेसर थाना जलेसर से जो एटा जनपद में है, वहां से एक पॉक्सो एक्ट की पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि वो एक्यूज जो था वो समोसा की दुकान चलाता था। उसने उसके साथ रेप कमिट किया पीड़िता के साथ। जब विवेचक महोदय पहुंचे तो उन्होंने समोसा में ही उसे जो है एफआईआर कर दिया और जिसकी फोटो खींच करके न्यायालय दिखाई गई। कितने समोसे सर लिए दरोगा जी ने रिश्वत में? जो आया है उसमें 6 समोसों की रिश्वत लेकर के दरोगा ने उसमें एफआईआर लगा दी है। तो पूरा मामला क्या था सर? ये मामला ये था, एक पीड़िता थी जो 12 वर्ष की एज की थी, उसके साथ समोसा विक्रेता ने रेप कमिट किया। रेप कमिट होने के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो विवेचक महोदय 6 समोसा लेकर के उसमें एफआईआर लगा दी। उस बात का फोटो दिया गया। तो न्यायालय ने क्या आदेश दिया है? माननीय न्यायालय के सामने जब लाई गई, जब फोटो देखे पूरे उसको देखा तो उस रद्द करते हुए एफआईआर को रद्द करते हुए दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश पारित कर दिया। एटा में एक दरोगा का नया अजूबा कारनामा सामने आया है। आपको बता दें, आज कोर्ट में पेशी चल रही थी, तभी न्यायालय ने जो पॉस्को एक्ट के जो स्पेशल जज हैं राणा जी, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया। जो दरोगा ने एफआईआर रद्द कर दी थी, मैं 6 समोसे आरोपियों से लेने का आरोप लगा था इन पर। उसी में जो पीड़िता थी उन्होंने साक्ष्य दिए और जो अधिवक्ता थे उन्होंने साक्ष्य प्रेषित किए जज साहब के सामने, जिसमें 6 समोसे लेकर के दरोगा ने एफआईआर लगा दी थी पूरे मामले में, पॉस्को और दुष्कर्म के मामले में। खबर महाराजगंज से है, जहां 148 करोड़ की परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल खड़े होना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि पहली बारिश में ही परियोजना की गुणवत्ता की पोल खुल गई। तस्वीरें कहीं ना कहीं जिम्मेदारों से सवाल भी पूछ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी बैराज के उस स्थान पे जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकर पूजा पाठ किया था। यहां पे तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये वही जगह है जहां पर आप गुणवत्ता देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे जल्दीबाजी में कार्य कराया गया और अब बरसात की पहली बौछार पड़ते ही ये अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारों ने जो काम कराया वो कितनी गुणवत्तापूर्ण थी, यह एक अहम सवाल है। मेरठ से खबर, जहां पर फूड सेफ्टी विभाग ने ऑपरेशन QR कोड शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत होटल ढाबा संचालकों को नेम प्लेट लगानी होगी। साथ ही नेम प्लेट पर फूड लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर और रेट लिस्ट भी लगाई जाएगी। फूड सेफ्टी विभाग के इस ऑपरेशन का मकसद होटल और ढाबों की पोल खोलना है। QR कोड पर क्लिक करते ही शिकायत फूड सेफ्टी विभाग के पास पहुंचेगी। साथ ही कांवड़ यात्रा को लेकर भी फूड सेफ्टी विभाग पूरी तरह से एक्टिव है। निश्चित है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पे उनका नाम रहता है, प्रतिष्ठान का पता है, इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर रहते हैं और जिस खाद्य पदार्थ का नाम भी होता है कि वो जिस चीज़ का वो प्रयोग करते हैं कि ये हम बनाएंगे प्रिपेयर्ड फूड। तो इनका पूरा सूचना वो इस लाइसेंस पे इंगित रहता है। वो लाइसेंस मुख्य स्थान पर हम लोग प्रदर्शित करवा रहे हैं कि ये आप लोग मुख्य स्थान पर इसको प्रदर्शित करें। खाद्य व्यंजन की कीमत को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर विभाग के पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? निश्चित है, हम लोग ये प्लान रहता है कि समुचित मूल्य पर जो कोई भी व्यक्ति MRP से ऊपर न बेचे और जो भी खाद्य पदार्थों की भी रेट है वो एक जो सामान्य वे में होते हैं, कोई बढ़ा चढ़ाकर उसका रेट न लगाए। और सामान्य वे में जो पानी की बोतल है, विशेषतः चाय है, जो कावड़िए ज़्यादातर यूज करते हैं, उनकी हम रेट लिस्ट पहले से ही प्रतिष्ठान पर लगवा देंगे ताकि उसमें कोई विवाद उत्पन्न न हो। प्रतिष्ठान के सामने विभाग के द्वारा बारकोड भी लगाया जाएगा कि ताकि उस प्रतिष्ठान पर पहुंचने वाला व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर वस्तु का उपभोग करे, उसे खाए तो बता सके कि इसमें क्या शिकायत है या ये बेहतर भी है तो कितनी बेहतर है। वो विभाग को वो इसकी जानकारी देगा। किस तरीके से ये पूरा प्रोसीड चीजें की जाएंगी? निश्चित है, ये एक ऐप के माध्यम से है और ये उससे जुड़ा हुआ है, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है
और उसके माध्यम से शिकायत प्राप्त, अगर वो शिकायत करते हैं तो शिकायत हम लोग सीधे प्राप्त हो जाती है और हम शिकायत का समय से निस्तारित करवाने का प्रयास करेंगे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं आपदा समिति की बैठक में अधिकारियों को आपदा से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी घाटों पर बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही हैं। ऐसे पूरे देश में कई वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं और इसके बाद एक ट्रफ लाइन होती है जो दिल्ली के दक्षिणी भाग से लेके और पूरे हमारे बिहार और बंगाल तक जा रही है। और ये ट्रफ लाइन जब बन जाती है तो मानसून अपने पीक पर माना जाता है। और ये ट्रफ लाइन जब गंगा के मैदानी भागों में रहेगी तो कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में, बिहार में बारिश होगी। अभी ये वहीं पर है, तो अभी बादलों की आवाजाही के बीच बीच में शाम के समय बारिश की भी संभावना बनी रहेगी। इसके बाद ये ट्रफ लाइन ऊपर खिसकेगी तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते अब मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त खड़े हैं हम कानपुर के गंगा बैराज पे। आप देख सकते हैं कि सामने जो गंगा बैराज का गेट है वो लगभग अब 10 गेट खोल दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि इस समय 3 से 4 गेट ही खुले रहते थे, लेकिन जिस हिसाब से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसके बाद जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, इसके चलते कानपुर में लगभग 150 ऐसे गाँव हैं जो गंगा से सटे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जो गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो ऐसे में उन 150 गाँवों पर भी बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। साथ ही आपको बता दें कि जिस हिसाब से लगातार जब पिछली बार बारिश हुई थी और जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद लगभग 150 गाँवों के लोगों को रोड पे शिफ्ट किया गया था। वहीं लगातार जिला प्रशासन जगह जगह घूम के इस चीज़ का अनाउंसमेंट कर रहा है कि जो भी लोग हैं वो गंगा के किनारे जाने से बचें, जिससे उनको किसी चीज़ का खतरा ना हो। गंगा के घाट के किनारे पे बाढ़ की चौकियाँ बनाई जा रही हैं और लगातार पुलिस प्रशासन इस चीज़ के लिए भी चौकी पर घूम घूम के अलर्ट कर रहा है कि कोई भी गंगा के किनारे ना आए। फिलहाल कानपुर में जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे से नीचे ही है, लेकिन जिस हिसाब से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, ऐसे में जो गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ के गांवों को भी खतरा देखने को मिलेगा। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो लिस्ट आशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। कानपुर से खबर, जहां 2 स्ट्रीट शीटर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। दरअसल 32 लाख के लेन देन में स्कूटी सवार स्ट्रीट शीटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू को पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद है। वारदात के आशंका के चलते स्ट्रीट शीटर शाहिद पिच्चा के बहनोई समेत 9 लोगों की तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एजाजुद्दीन उर्फ सबलू नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको रिजेंटा हॉस्टल के पास 2 बाइक सवार लोग आए थे और उन्होंने गोली मारी है। फिलहाल ये अभी चांदनी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अभी जो भी एफआईआर होगी उनका एफआईआर दर्ज करके जो भी अभियुक्त हैं उनको भी धरपकड़ चालू है। नाम बताया अभी देखिए, एफआईआर आ जाने दीजिए, एफआईआर में जो भी होगा उस तरह आपको हम बता दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।